मगरमच्छ का दिल दहल गया, फिर उसका शरीर रेत में घुल गया। हालांकि मगरमच्छ को यह नहीं लगा कि इयान का मकसद असल में उस पर हमला करना नहीं था। मगरमच्छ को गायब होते देख ईशान ने अपनी गति कम नहीं की, बल्कि दलदल में कूद पड़ा। मगरमच्छ ने दूर से देखा, लेकिन फिर चौंक गया। ईशान निको ऋतु को बचाने के लिए आगे बढ़ा। लगभग 2 या 3 सेकंड के बाद यान की आकृति अचानक दलदल से बाहर निकली और फिर से बाहर उड़ गई, लेकिन इस बार वह यान की बाहों के बीच थी। जब ऋतु रेत में डूब गई तो उसने सहज ज्ञान से उसकी सांस रोक ली, जिससे वास्तव में उसकी जान बच गई तथा रेत की परतों के नीचे उसका दम घुटने से बचाव हो गया, जब तक कि अंततः ईशान ने उसे बाहर नहीं निकाल लिया। ईशान ने ऋतु को अपनी दाहिनी बाह में लिया, अपने जलते हुए पंख फैलाए और हवा में तैरने लगा। इस दौरान उसने उसके मुंह और नाक में लगी रेत साफ की, जिसके बाद ऋतु को तुरंत खांसी आई और उसने गहरी सांस ली। उसने आंखें खोली तो पाया कि वह हवा में लटकी हुई है, इसलिए उसने अपना सिर घुमाया और आश्चर्य से ईशान की ओर देखा। तुमने मुझे क्यों बचाया? ऋतु ने ईशान से पूछा। ईशान ने उसे एक खाली नजर से देखा और अपने माथे पर हाथ मारे बिना नहीं रह सका। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे अपने हाथों से लुढ़काते हुए बहुत सारी रेत खाने को मजबूर किया। मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, ऋतु ने धक्का खाते समय बार बार पलकें झपकाईं। तुम मुझे बचाना चाहते थे? ईशान थोड़ा नाराज हुआ और बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं उड़ सकता हूँ? उसके बाद ऋतु ने एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा लग रहा था कि उसका प्रयास व्यर्थ गया। हम देखो, जैसा मैंने कहा, मगरमच्छ ने कभी तुम पर विश्वास नहीं किया, ईशान ने उससे कहा। मुझे पता है, ऋतु ने अपना सिर नीचे कर लिया और ईशान की तरफ देखना बंद कर दिया। वो फुसफुसाई, मैं बस सोच रही थी, शायद यही जिंदगी खत्म कर देना अच्छा होगा। मेरे जैसी औरत के लिए इस दुनिया में जगह पाना मुश्किल है, जो हमेशा दूसरों को धोखा देती है। बस करो, ईशान ने अचानक उसे टोक दिया। ऐसा मत कहो। अगर तुम सच में मरना चाहती हो तो रेत में डूबे होने पर तुमने अपनी सांस क्यों रोक रखी थी? ऋतु को समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का जवाब क्या दे। ईशान ने उसे सिर झुकाते देखा तो उसने सिर ऊपर उठाया और आह भरते हुए बोला, जिंदा रहना इंसानी फितरत है। मगरमच्छों की पिटाई खत्म करने के बाद तुम मेरे साथ आओगी। फिर चाहे वह कुछ भी सोचती, ईशान धीरे से जमीन पर उतरा, ऋतु को जमीन पर लिटा दिया और उससे कहा, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। मगरमच्छ गड्ढे के दूसरी तरफ से फिर से निकला, दूर से ईशान को देखा, फिर मुंह खोलकर ईशान पर हंसा। क्या तुम सच में उस औरत को अपने साथ ले जाना चाहते हो? क्या तुमने अभी नहीं देखा कि क्या हुआ? जब वो मुझे धोखा दे सकती है तो एक दिन वो तुम्हें भी धोखा देगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ईशान ने कान सिकोड़कर तिरस्कार से कहा, और तुम कब से बड़ी औरत हो गईं, इतनी बकवास करने लगीं। मगरमच्छ के माथे पर कई नीली नसें उभर आईं और उसके शरीर से अनगिनत रेत के कण उड़कर बाहर आ गए। फिर वह पूरी तरह रेत में विलीन हो गया। वह हवा में तेजी से दौड़ा और अपना दाहिना हाथ जोर से हिलाते हुए ईशान के पास पहुंचा। अर्धचंद्राकार रेत का टीला। मगरमच्छ ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपने पीछे रेत का अर्धचंद्राकार निशान छोड़ते हुए ईशान को काटने के लिए बढ़ा। हालांकि इस चाल का आकार एक ब्लेड जैसा है, लेकिन यह वास्तव में कुछ भी नहीं काटती। ऊपर लाई गई रेत एक बार मानव शरीर से होकर गुजरती है तो वह जिस हिस्से पर पड़ती है उसकी सारी नमी सोख लेती है और फिर सीधे पीड़ित को ममी में बदल देती है। यह एक बेहद भयानक चाल है। ईशान निश्चित रूप से मगरमच्छ की निर्जलीकरण क्षमता से अवगत था, इसलिए जब वह उसके पास आया
तो उसने पहले ही अपना ब्लेड लहराया था और मगरमच्छ की ओर अंधेरे की ज्वाला की तलवार की जागृत चाल शुरू कर दी थी। उसका नेन क्षेत्र बहुत पहले से खुला है और अब इयान की धारणा का दायरा भी विस्तृत हो गया है। इसलिए जब तक मगरमच्छ नजदीकी हमले करता है वह पहले से ही उनका अनुमान लगा सकता है। हालांकि ईशान को यह उम्मीद नहीं थी कि मगरमच्छ इतना चालाक था। अर्धचंद्राकार रेत का टीला सिर्फ एक छलावा था। जिस समय ईशान ने पलटवार किया वह व्यक्ति अचानक पीछे हट गया, एक घुटने पर बैठ गया और अपने दाहिने हाथ को जमीन पर टिका दिया। वाह! इयान के पैरों के नीचे की रेत अचानक एक पतली नुकीली धार में बदल गई जो जमीन से सीधे उसकी छाती की ओर उठ रही थी। सौभाग्य से यह हमला इयान की समझ के दायरे में था, इसलिए जब उसने खतरे को भांप लिया तो वह तुरंत पीछे की ओर कूद गया और रेत का ब्लेड उसके चेहरे के पास से गुजर गया। हाँ। मगरमच्छ कामयाब नहीं हुआ पर फिर भी जोर से हंसा। तुम्हें लगा था कि मुझे नहीं पता था कि तुम केनबुनशोकु हकी अवलोकन हकी का इस्तेमाल करोगे। मैंने कहा ये मेरा घर है। अगर मैं तुम्हारे पास भी न आऊं तो भी मैं तुम्हारी दुखी जिंदगी खत्म करने के तरीके ढूंढ ही लूंगा। धिक्कार है। ईशान खुद को कोसने से रोक नहीं पाया। इस मगरमच्छ से उसकी लड़ाई ने दिखा दिया कि वह वाकई कितना चतुर था। उसे पता था कि वह अपने ठिकाने का पता लगाने के लिए केनबुनशोकु हकी का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए उसने नजदीकी लड़ाई में शामिल होने की योजना नहीं बनाई। इस रेगिस्तानी वातावरण में जब यह आदमी रेत में बदल जाता है और छिप जाता है तो ईशान उसका स्थान नहीं पहचान पाएगा। यद्यपि अवलोकन हकी एक प्रकार की सुनने जैसी शक्ति है, लेकिन जब चारों ओर की रेत बहने और उड़ने लगेगी तो यह भी एक समान ध्वनि उत्पन्न करेगी जो स्वाभाविक रूप से इयान के नेन क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है। भले ही राघव चौहान यहाँ था और मगरमच्छ रेत के ढेर के बीच छिपा हुआ था, वह उसे आसानी से नहीं ढूंढ पाएगा। इसे कहते हैं घरेलू मैदान का फायदा। अगर वे मैदान बदल लें तो मगरमच्छ को छिपने और अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, वह बस अपने रेतीले तूफान में विलीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। गली का यह हिस्सा उसकी विदर क्षमता के कारण वीरान हो गया है। यह भ्रामक लग सकता है, लेकिन यह वाकई कारगर है। ईशान ने मगरमच्छ के शोर को नजरअंदाज कर दिया और केनबुनशोकु हाकी से उसकी हरकतों को कैद करने पर ध्यान केंद्रित किया। मगरमच्छ से गलतियां होने और उसकी कमियां उजागर होने का इंतजार करते हुए, लेकिन मगरमच्छ शायद इयान के इरादे भांप गया था। वह उसकी योजना के मुताबिक नहीं चला और उसकी तरफ एक और रेगिस्तानी स्पाड़ा फेंक दिया। वाह! ईशान ने अपनी हथेली में एक बिजली का बोल्ट उठाया, मगरमच्छ की ओर बिजली का एक झटका मारा और मगरमच्छ की रेत की धार के ऊपर से निकल गया। ईशान ने मगरमच्छ के वार का प्रतिरोध करने के लिए बुसोशोकु काका का उपयोग किया। इसी तरह तेज बिजली का प्रहार मगरमच्छ के शरीर को भेद गया। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि मगरमच्छ के खिलाफ बिजली का प्रहार बेकार था। तब उन्हें एहसास हुआ कि रेत गैर चालक है। उफ! क्या मैं मगरमच्छ को हराने के लिए ललित से लड़ना सीखूंगा जो मेरी मुट्ठी पर खून से लथपथ है? या फिर शहर में पानी ढूंढूं, भला पानी कहाँ मिलेगा? लेकिन फिर भी यह आदमी पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। इसे गुरिल्लाओं की तरह दूर से लड़ना पसंद है। ऐसा लगता है कि पानी के साथ भी यह इसे हरा नहीं सकता। मगरमच्छ बहुत चालाक है और उसे मास्टरमाइंड कहलाने लायक है। छोटे साथियों से निपटते समय वह अपने दुश्मन को कम आंक सकता है, लेकिन इस बार मगरमच्छ पूरी ताकत से लड़ रहा था। निश्चित रूप से शिचिबुकाई की उपाधि पाने वाला कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता। ईशान पहले सोचता था कि मगरमच्छ शायद सबसे कमजोर शिचिबुकाई है,
लेकिन अब उससे लड़ते हुए इयान के सिर में दर्द होने लगा। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं उस जानवर को लाऊं? इयान की चेतना सिस्टम इन्वेंटरी इंटरफेस पर स्थानांतरित हो गई, जहां एक लाल बॉर्डर कार्ड चुपचाप नीचे रखा गया था। इस कार्ड पर एक श्वेत, ठंडे चेहरे वाले व्यक्ति की छवि है, जिसके हाथ खुले हैं, शरीर का ऊपरी हिस्सा नंगा है तथा उसकी छाती पर अजीब पैटर्न का एक चक्र बना हुआ है। यामाता नो ओरोची। ईशान को ट्रावोल्टा, जो नई दुनिया में है, से नॉर्थ ब्लू, ईस्ट ब्लू और फिर ग्रैंड लाइन में पुनः प्रवेश करने में 2 महीने लगे। इस दौरान ईशान बेकार नहीं बैठा। उसने अपनी यात्रा के दौरान ओरोची के कार्ड को अनलॉक करने के लिए जरूरी सभी टुकड़े इकट्ठा कर लिए। चूंकि पहले टॉपअप में ओरोचिस कार्ड के कई टुकड़े इकट्ठे हो गए थे, इसलिए असली 5 सितारा लाल कार्ड जोड़ना सबसे आसान हो गया। लगातार टुकड़ों के भंडार को रिफ्रेश करने से न सिर्फ ईशान को ढेर सारे हीरे खर्च करने पड़े, बल्कि बदलते पत्तों को देखते देखते उसकी आंखें भी दुखने लगीं। हालांकि जब ओरोची का कार्ड सफलतापूर्वक संश्लेषित हो गया, तो ईशान को एहसास हुआ कि इतना समय और पैसा खर्च करना उचित था। यह कार्ड इयान का पहला प्राइम 5 स्टार कार्ड था, इसलिए जब तक यह पूरी तरह से संश्लेषित नहीं हो गया, तब तक ईशान को यह समझ नहीं आया कि मूल 5 स्टार कार्ड इतने दुर्लभ क्यों थे। उच्चतर बुनियादी विशेषताओं और विकास दर के अलावा ईशान के पास अब 2 अंतिम कौशलों वाला एक 5 सितारा कार्ड भी है। यहां तक कि बांड विशेषताएं भी 4 सितारा कार्डों की तुलना में अधिक थीं। यामाता नो ओरोची। कार्ड स्टार 5 स्टार +25 शक्ति +25 गति +25 जीवन शक्ति +25 नेन अंक प्रति स्तर। शीर्षक ग्यास विल पृथ्वी विल। स्तर 1। शक्ति 300, गति 300, जीवन शक्ति 450, गैर 450। कौशल हरा ओब रिलीज नीले सफेद प्रकाश का एक कण आगे की ओर फेंके जो चलते समय एक शून्य दरार बनाता है। मास्टर स्तर की नेन प्रवीणता सक्रिय होनी चाहिए। तदासु फायर स्लैम एक क्षणिक दरार छोड़े जो विभिन्न दूरियों तक जाती है। मास्टर स्तर की नेन प्रवीणता सक्रिय होनी चाहिए। उत्सुशी वाई स्पेस शील्ड एक विशेष क्षमता से अंतरिक्ष को चकनाचूर करें, ऊर्जा की एक ढाल उत्पन्न करें। मास्टर स्तर की नेन प्रवीणता सक्रिय होनी चाहिए। होनो सुसोरी बिजली का प्रहार आकाश से नीचे गिरने के लिए नीले सफेद ऊर्जा के एक स्तंभ को बुलाएं। मास्टर स्तर की नेन प्रवीणता सक्रिय होनी चाहिए। रोलिंग और रिडायरेक्टिंग प्रतिद्वंदी के हमले को पलटना। मास्टर स्तर की नेन प्रवीणता सक्रिय होनी चाहिए। अल्टीमेट सोल रिपर दुश्मन को खींचकर उसकी आत्मा का एक हिस्सा प्राप्त करें, प्रतिद्वंद्वी की आत्मा शक्ति जीवन शक्ति का 10वां हिस्सा। मास्टर स्तर की नेन प्रवीणता सक्रिय होनी चाहिए। तेज रोशनी अनगिनत प्रकाश तरंगों से दुश्मनों को अंधा और जला दें। मास्टर लेवल की नेन प्रवीणता सक्रिय होनी चाहिए। बॉन्ड ओरोची प्राप्त करें, क्रिस +35% जीवन शक्ति प्राप्त करें। शेरमी प्राप्त करें, +40% गति प्राप्त करें। ऑब्टेन यशिरो नानक से गेन 42% स्ट्रेंथ। लियोपोल्ड गोएनिट्स प्राप्त करें, 33% शक्ति प्राप्त करें। ईशान यागामी प्राप्त करें, 36% गति प्राप्त करें। ऑब्टेन क्योकुसनगी गेन 34% स्ट्रेंथ। चिजुरु कगुरा प्राप्त करें, 38% लाभ। ये ओरोचिस कार्ड के शुरुआती गुण हैं। उस समय ईशान ने इस कार्ड को पाने के बाद इसका परीक्षण करना चाहा था। हालांकि उसने पाया कि हालांकि उसकी अधिकांश क्षमताओं के लिए मास्टर नेन स्तर की आवश्यकता होती है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि नेन की खपत को केवल अतिक्षमता ही कहा जा सकता है। फायर स्लैम एक शानदार चाल है, लेकिन इस कौशल में स्पेस की शक्ति शामिल है
और ईशान को लगा कि इसका उपयोग करने से उसका नेन टैंक खत्म हो जाएगा। ये नई क्षमताएं दरअसल सिस्टम द्वारा दी जाती हैं। ऐसा लगता है कि कौशल का स्तर जितना ऊंचा होगा, नेन की खपत उतनी ही गंभीर होगी, खासकर जब अंतरिक्ष की शक्ति का इस्तेमाल हमले के तौर पर किया जाता है। जहां तक दो अल्टीमेट स्किल्स की बात है, ईशान के पास उन्हें आजमाने का समय नहीं है। फिलहाल वह सिर्फ सोल रिपर का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसकी खपत कम नहीं होने वाली। ईशान ने शुरू में सोचा था कि 5वां कार्ड स्लॉट खुलने पर वह और ज्यादा 5 स्टार कार्ड्स से लैस हो जाएगा। ऐसा करने पर उसका नेन वैल्यू और अन्य विशेषताएं काफी बढ़ जाएंगी और उसे लगा कि खपत भी कम होगी। हालांकि इस समय वह सिर्फ मगरमच्छ को सबक सिखाने के बारे में सोच रहा था। उसे मगरमच्छ से निपटने के लिए पानी की क्षमता वाले कार्ड का इस्तेमाल करना था, लेकिन ईशान को समझ नहीं आ रहा कि वह ऐसा कार्ड क्यों नहीं निकाल पाया। हालांकि उसके सिस्टम में सोल ऑफ द समुराई के कार्ड आ गए हैं, लेकिन ईशान को सोगेत्सु काजामा का हाइड्रोकाइनेसिस वाला कार्ड नहीं मिल पाया और कार्ड स्टोर रिफ्रेश करते समय उसे उसके टुकड़े भी कम ही दिखाई दिए। वरना अगर उसे यह कार्ड मिल भी जाता तो मगरमच्छ से लड़ना बच्चों का खेल होता। कभी कभी ईशान को लगता है कि वह अपने रास्ते से भटकता जा रहा है। हालांकि वह तलवारबाजी में माहिर है, फिर भी उसे अब एक पारंपरिक तलवारबाज नहीं माना जा सकता। वह अपने कार्ड सिस्टम पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है और उसे पूरी तरह से त्यागना नामुमकिन है। वह तलवार के रास्ते पर चलने पर तुला हुआ है। यह उसके लिए एक और रास्ता है। इस समुद्री लुटेरों की दुनिया में ताकत का हमेशा सम्मान किया जाता है, इसलिए उसे बस इतना चाहिए कि वह जितना हो सके उतना मजबूत हो जाए। यह तो अजीब है, वह क्या कर रहा है? जब ईशान ओरोची का कार्ड पहनने के लिए एक क्षण के लिए रुका, तो जमीन पर बैठा मगरमच्छ आकाश की ओर देखने लगा और आश्चर्यचकित हो गया। हालांकि अपने संदेह के बावजूद मगरमच्छ ने ईशान पर हमला किया। रेगिस्तान ला स्पाडा रेगिस्तान एडमेंटाइन खजाना तलवार। मगरमच्छ ने अपना हाथ ऊपर उठाया, तभी अचानक रेत की एक लहर हवा में उठी और पंखे के आकार के किनारों वाली कई ठोस ब्लेड बन गईं। ईशान से लड़ते हुए वह ज्यादातर लंबी दूरी के हमलों का इस्तेमाल करता था। हालांकि यह बहुत चतुराई भरा था, फिर भी इसकी एक कमजोरी थी, यानी इयान केनबुनशोकु हकीकी नजर में वह इन हमलों को आसानी से चकमा दे सकता था। हालांकि जिस समय मगरमच्छ ने अपना शॉट मारा, ईशान हिल गया। आगामी प्रहार से बचने के लिए अपनी उड़ान क्षमता पर भरोसा करने के बजाय उसने सेनबोनजाकुरा को वापस उसके म्यान में डाल दिया और उसके माथे पर जगन नेत्र प्रकट हो गया। यह क्या है? तीसरी आंख। मगरमच्छ ने यह दृश्य देखा और उसका दिल दहल गया। फिर ईशान ने अपना बायां हाथ खोला और रेत की ओर इशारा किया। इयान के हाथ से बहुत तेज गति से एक काली डिस्क निकली, जिसके केंद्र में एक नीला गोला था, और आगे बढ़ते हुए वह पीछे प्रेत छोड़ती रही। फिर वह सीधे मगरमच्छ के रेत के ब्लेड से टकराई। बिना कोई प्रतिक्रिया किए मगरमच्छ का रेत का ब्लेड गायब हो गया और फिर प्रक्षेप्य सीधे मगरमच्छ की ओर चला गया। छी! मगरमच्छ को झटका लगा और वह तेजी से रेत में समा गया और छिद्र जैसा प्रक्षेप्य उस जमीन पर गिरा जिस पर वह खड़ा था। चुपचाप जमीन पर एक बेलनाकार गड्ढा दिखाई दिया। इसकी गहराई अथाह लगती है, मानो वह टुकड़ा अचानक दुनिया से गायब हो गया हो। ओर्ब रिलीज। इसे आमतौर पर शून्य दरार के रूप में जाना जाता है। यह मूल रूप से एक ऐसी चाल है जो एक अंतरिक्ष छिद्र बनाती है और इसे हमले के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वास्तव में वह काला छिद्र वास्तव में एक दरार के रूप में काम करता है, जो अपने रास्ते में आने वाली वस्तुओं को निगल और नष्ट कर सकता है, यहाँ तक कि प्रकाश को भी अंदर खींच सकता है।
इसलिए यह बिल्कुल काला दिखाई देता था। हालांकि यह चाल केवल एक सीधी रेखा में ही उड़ सकती है, जिससे इसे चकमा देना आसान है। लेकिन इस क्षमता की शक्ति अद्भुत है। मगरमच्छ की आकृति रेगिस्तान से बाहर आ गई। वह ईशान द्वारा प्रक्षेपित ब्लैक होल प्रक्षेप्य से भयभीत था, लेकिन वह अभी भी समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। वह हमेशा यही सोचता था कि ईशान ने सलामिस युद्ध में जो कुछ दिखाया वह सब उसकी योग्यताएं थीं, लेकिन वह कैसे जान सकता था कि ईशान ने वास्तव में अपनी कुछ चालें छिपाई थीं। वास्तव में उसके पास अभी भी चालें छिपी हैं। निको ऋतु यह देखकर हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या किया। उसने बस उसे अपनी हथेली आगे बढ़ाते देखा। यह मौन किंतु विनाशकारी चाल बहुत अजीब थी, इसलिए मगरमच्छ और ऋतु कुछ डर गए। हालांकि ईशान मन ही मन घमंड से हंस रहा था। आम तौर पर अगर यह एसएन के गेम में था तो उसने जो चाल इस्तेमाल की वह इओरी के डार्क हुक के बराबर है, लेकिन जब उसने इसे इस दुनिया में जारी किया तो यह पूरी तरह से अलग था, क्योंकि यह तकनीक एक आकस्मिक झटका की तरह लग सकती है, लेकिन इसने सीधे यान के 3000 नेन अंक खा लिए। मानो उसने ब्लैक ड्रैगन तरंग को बाहर निकाल दिया हो। इससे ईशान को लग रहा है कि तथाकथित असली 5 सितारा लाल कार्ड तो बस बहुत ज्यादा ऊर्जा खपत करते हैं। उसे डर था कि यह सिर्फ ओरोची का कार्ड नहीं बल्कि बाकी सभी असली 5 सितारा लाल कार्ड होंगे। यह कार्ड गेम के सिद्धांत के अनुरूप है, क्योंकि यह शीर्ष दुर्लभ कार्ड आम तौर पर खिलाड़ियों द्वारा खेल के अंत में उपयोग किया जाता है। ईशान ने ब्लैक ड्रैगन की ऊर्जा को निगल लिया है और ही की बुरी नजर खोल दी है, इसलिए उसका नेन मूल्य आसमान छूने के बीच में है। लेकिन अगर यह जारी रहा तो उसकी नेन की मात्रा इस तरह की खपत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आइए इस लड़ाई को खत्म करें। यह सोचते ही ईशान ने अपना हाथ हिलाया। अचानक बैंगनी आग का एक बोल्ट आसमान से नीचे आया और मगरमच्छ से टकराया। यह ओरोची पर बिजली का प्रहार था। असल में यह एक सियान आग थी, लेकिन बिजली की गति से नीचे गिरी। शुद्ध बिजली का मगरमच्छ पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन ज्वाला भिन्न होती है, क्योंकि उच्च तापमान पर रेत भी पिघल जाती है। बैंगनी आग का यह बोल्ट इतनी तेजी से गिरा कि मगरमच्छ अचंभित रह गया और अंततः उसे चोट लग गई। जब आग का खंभा नीचे गिरा तो वह उसके कंधे पर गिरा और सीधे उसकी छाती तक पहुंच गया, जिससे मगरमच्छ जोर से चीखा और उसका पूरा शरीर पुनः एकत्रित होकर जमीन पर लुढ़क गया। उसकी छाती पर एक बड़ा सा सीधा निशान दिखाई दिया, जिससे अभी भी नीला धुआं निकल रहा था। अरे यार, उसने अभी क्या किया? मगरमच्छ भयंकर दर्द के कारण पसीने से तरबतर हो रहा था। इस बार उसकी फिसलन भरी चालें उसकी मदद नहीं कर सकीं। अग्निस्तंभ में बिजली जैसी गति और धधकती लपटों जैसी शक्ति थी। मगरमच्छ भले ही बहुत बच निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अपनी तात्विक अवस्था को ही बनाए रख पा रहा था, इसलिए भविष्यवाणी करने की क्षमता के अभाव में अग्निस्तंभ ने सीधे उसके रेतीले शरीर को पिघला दिया, जिससे उसे बहुत नुकसान हुआ। यह स्थिति वास्तव में उस समय से बहुत मिलती जुलती है जब आओकिजी को ईशान ने घायल कर दिया था। तेज दर्द में मगरमच्छ ने खुद को जल्दी से शांत किया। वह जानता था कि अगर इतना खतरनाक वार उसे इतनी आसानी से लग सकता है तो जरूरत पड़ने पर दूसरा और तीसरा भी जरूर होगा। इसलिए कुछ सांसें लेने के बाद उसने तुरंत अपना शरीर फैलाया और आसपास की रेत में घुल मिल गया। इस तरह मगरमच्छ सुरक्षित महसूस करता था। फिर उसने सोचा कि ईशान पर कैसे हमला किया जाए। कुछ ही देर बाद मगरमच्छ को एक विचार सूझा और उसने जोखिम उठाने का निर्णय लिया। सच कहें तो रेतरेत फल के पास से हमला करने के ज्यादा तरीके नहीं हैं। डेजर्ट स्पाडा निश्चित रूप से ईशान के लिए कोई खतरा नहीं है।
हालांकि रेतरेत फल में एक घातक क्षमता होती है जो निर्जलीकरण क्षमता है। भाड़ में जाए, भले ही मैं उसके केनबुनशोकु हाकी की चपेट में आ जाऊं और घायल हो जाऊं, पर मैं उसे पकड़ तो लूंगा और उसकी जान निकल जाएगी। रेत के ढेर में मगरमच्छ अपनी अगली चाल सोच रहा था। उन्होंने तुरंत अपने विलीन शरीर के प्रवाह को नियंत्रित किया और ईशान की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही मगरमच्छ रेत में बदल गया, ईशान पहले से ही सतर्क हो गया। यद्यपि सियान अग्नि की बिजली ने मगरमच्छ को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ईशान जानता था कि मगरमच्छ के चरित्र के साथ वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वह निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करने का एक तरीका ढूंढ लेगा। चारों ओर तैरते अनगिनत रेत कणों के हस्तक्षेप के कारण ईशान मगरमच्छ की गतिविधि को सटीक रूप से नहीं पहचान सका, लेकिन जिस समय इयान का नेन ऊपर उठा, उसने तुरंत एन क्षेत्र की धारणा सीमा को फिर से बढ़ा दिया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मगरमच्छ इस समय उसके पास आएगा, लेकिन उसने अपना ध्यान बढ़ा दिया था और हर चीज के प्रति चौकसी बरत रहा था। अचानक ईशान को लगा कि उसके पीछे की हवा अजीब सी चल रही है। उसने मुड़कर अपनी हथेली आगे की ओर बढ़ाई। एक काला सा छेद तुरंत आगे की ओर उड़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इस प्रहार से जो टकराया वह तो बस उड़ते हुए पीले रेत के कण थे। इस समय मगरमच्छ ने अपने तत्व के प्रवाह को नियंत्रित किया। ईशान के पीछे आते ही वह प्रकट हुआ और बाघ के समान झपट्टा मारकर ईशान पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। ईशान ने मगरमच्छ को एक बार फिर देखा। जैसे ही वह बाहर आया, ईयान की प्रतिक्रिया इतनी तेज थी कि जब वह मुड़ा तो उसका हाथ पहले से ही उसके झूले से आगे था। अंतरिक्ष शील्ड। एक कर्कश ध्वनि के साथ ईयान की उंगलियों की नोक पर धुंधली रोशनी का एक चक्र बन गया और प्रकाश की किरण ढह गई। फिर वह अचानक ढह गई और अनगिनत टुकड़ों में टूट गई। मगरमच्छ को ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी और वह ईयान की चाल से टकरा गया। जैसे ही स्पेस टूटा, विशाल ऊर्जा का एक विस्फोट मगरमच्छ पर हुआ। फुफ! विस्फोट की वजह से मगरमच्छ ऊपर उड़ गया और मुंह भर खून थूक दिया। स्पेस शील्ड का बचाव प्रभाव खासकर नजदीकी लड़ाई में बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए मगरमच्छ का तेज हमला विफल हो गया। मगरमच्छ को बहुत तेज दर्द हुआ। उसे तो यहाँ तक शक हो गया कि कहीं उसका शरीर चीरफाड़ तो नहीं दिया जाएगा। तेज दर्द से वह लगभग बेहोश हो गया। हालांकि मगरमच्छ इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बेहोश होने की इच्छा को रोका, अपने दांत पीस लिए और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और फिर ईयान की कलाई पकड़ ली। ओह! पकड़ा गया। मगरमच्छ के मुंह से अभी भी खून बह रहा था। उसका सिर पसीने से लथपथ था और उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन वह अभी भी गंभीर रूप से मुस्कुरा रहा था। जब ईशान मगरमच्छ के अलग हुए हाथ से पकड़ा गया तो उसे एहसास हुआ कि इसका अंत अच्छा नहीं होगा। उसने मगरमच्छ के इतने लापरवाह होने की उम्मीद नहीं की थी। वह दूर से लड़ने के बजाय गंभीर रूप से घायल होकर ईयान की कलाई पकड़ना ज्यादा पसंद करेगा। पकड़े जाने के बाद ईशान ने अचानक अपना हाथ झटक दिया और मगरमच्छ की पकड़ से छूटना चाहा, लेकिन वह भूल गया कि मगरमच्छ का हाथ अब अपनी मूल अवस्था में है और आसानी से अलग नहीं हो सकता। अगले ही क्षण मगरमच्छ की सुखाने की क्षमता सक्रिय हो गई। ईयान की बाह पर मौजूद तरल पदार्थ तुरंत चूस लिया गया। उसकी पूरी बाह सूखने लगी और उसकी मजबूत मांसपेशियां सिकुड़ने लगीं, जब तक कि वह मम्मी जैसी नहीं हो गई। यह दृश्य बहुत भयावह था। ईशान अच्छी तरह जानता था कि यह अभी उसके हाथ को नुकसान पहुंचा रहा है और थोड़ी देर बाद यह उसके पूरे शरीर में फैल सकता है। रेतरेत फल का सूखापन बिल्कुल घातक है और ईशान को इस बात का पता था, इसलिए जब वह अपने होश में आया तो उसने तुरंत दहाड़ लगाई और अपनी बाईं भुजा को काली लपटों से प्रज्वलित कर दिया।
तीसरा, यह तीसरी ब्लैक ड्रैगन वेव है जिसे ईशान ने बुलाया है। यह सच है कि उस समय ईयान का नेन ऊंचा उठ रहा था, लेकिन वह इतनी बड़ी खपत बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसने न केवल ब्लैक ड्रैगन वेव्स का इस्तेमाल किया, बल्कि ओरोची के कौशल का भी इस्तेमाल किया, जिनमें से सभी में बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है। सौभाग्य से ईशान इस बार ब्लैक ड्रैगन वेव को पूरी तरह से संघनित करने का इरादा नहीं रखता, बल्कि मगरमच्छ को पीछे धकेलने के लिए दानव जगत की काली आग को उभारता है। इसलिए जब काली लपटें फिर से उठीं तो मगरमच्छ को एहसास हुआ कि यह उसके लिए वापस आ सकता है, और उसने जल्दी से ईयान की कलाई छोड़ दी। उनका लक्ष्य पूरा हो गया है, और ईयान का दाहिना हाथ बहुत सिकुड़ गया है और उनके बाएं हाथ से बिल्कुल अलग दिखता है। ईशान को भी उस समय पसीना आ रहा था। दाहिने हाथ के उत्परिवर्तन ने एक पल में उसकी बहुत सारी सहन शक्ति खो दी। कुहा। मगरमच्छ को चोट तो लगी, पर वो खुशी से हंसा, अपना हुक बढ़ाया और ईशान की तरफ इशारा किया। हाथ खोने का क्या मजा है। ईशान ने अपने दाहिने हाथ को देखा और उसके आकार को देखकर उसे उल्टी सी महसूस हुई। लड़के, निको ऋतु को यहीं छोड़ दो और इस देश से निकल जाओ, मगरमच्छ ने व्यंग्य किया। ऐसा करने पर शायद तुम्हारा हाथ बच जाए, वरना तुम एक हाथ वाले शिचिबुकाई कहलाओगे। ईशान ने उसकी तरफ देखा और कोई जवाब नहीं दिया। वह हवा से उड़कर ऋतु के पास रेत पर खड़ा हो गया, फिर उसके पास आकर फुसफुसाया, सुनो ऋतु, तुम्हें जितना हो सके दूर रहना होगा। ऋतु को नहीं पता था कि वह क्या करने जा रहा है, लेकिन उसने स्थिति का तनाव महसूस किया, इसलिए उसने सिर हिलाया और तुरंत युद्ध के मैदान से बाहर चली गई। ईशान ने अपना सिर उठाया और हवा में तैरते मगरमच्छ को देखा। तभी अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तुमने अपनी आखिरी चाल भी पूरी नहीं की, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मगरमच्छ दंग रह गया और उसे समझ नहीं आया कि वह अब भी कैसे हंस सकता है। हालांकि इस समय ईशान ने अपना बायां हाथ हिलाया और उसे दूसरे हाथ पर रख दिया और धीरे से एक वाक्य पढ़ा, ट्विन सेक्रेड रिटर्न शील्ड। अचानक एक अंडाकार अवरोध प्रकट हुआ और ईयान के क्षतिग्रस्त हाथ को घेर लिया। मगरमच्छ की भयभीत आंखों में ईयान का हाथ धीरे धीरे सूजने लगा। उपचार का समय थोड़ा लंबा था, लेकिन इस अजीब दृश्य ने मगरमच्छ को पूरी तरह से अनजान बना दिया कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। इसलिए उसने सिर्फ ईयान के हाथ को देखा और अपनी सामान्य स्थिति में आ गया, अंततः पूरी तरह से ठीक हो गया। अपने दाहिने हाथ को देखकर ईशान राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। शुक्र है कि उसके पास ओरिहंस कार्ड था, वरना ईशान को समझ नहीं आता कि अपने मम्मी हाथ का क्या करे। उसे नहीं लगता कि उसे आसपास पानी मिल पाएगा जिससे वह इस क्षमता से उबर सके। दूर एक इमारत के पीछे छिपी निको ऋतु ईयान की कलाई को ठीक होते देखकर हैरान रह गई। उसने मगरमच्छ की निर्जलीकरण क्षमता देखी थी। उसे हमेशा लगता था कि उसकी शक्ति की अवधारणा बहुत ही अबूझ है, लेकिन अब उसने आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो उसकी शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। अपना दाहिना हाथ हिलाकर यह पुष्टि करने के बाद कि वह अभी भी लचीला है, ईशान ने हैरान मगरमच्छ की ओर देखा और कहा, अब मेरी बारी है। इस समय ईयान का नेन टैंक लगातार उच्च उपभोग कौशल के इस्तेमाल के कारण लगभग डूब चुका था, इसलिए उसकी बाईं हथेली में मुट्ठी भर बर्फ के टुकड़े दिखाई दिए। यह वही है जो ईशान ने पिछले कुछ महीनों में धीरे धीरे जमा किया था। मगरमच्छ को बर्फ के टुकड़े दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए उसने केवल ईशान को अपना बायां हाथ खोलते और फिर उसे कसकर जकड़ते देखा। अगले ही क्षण ईशान ने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर से पार करके ऊपर उठा लिया और साथ ही अपनी छाती को भी सीधा कर लिया। वह नहीं जानता था कि यह एक भ्रम है।
मगरमच्छ को केवल यह महसूस हुआ कि जब उसने यह कार्य किया तो समय एक पल के लिए धीमा हो गया था और फिर उसने पाया कि कुछ बुरा होने वाला है। इयान के शरीर पर केंद्रित एक विशाल आकर्षण बल पनपने लगा। इस अचानक आकर्षण से आसपास तैरती रेत एक अजीब भंवर से निर्वात हो गई। यह खिंचाव इतना जबरदस्त था कि हवा में तैरते मगरमच्छ को लगा कि उसका शरीर खिंच गया है। वह इस प्रकार के गुरुत्वाकर्षण से बचना चाहता था, लेकिन जब वह रेत में घुल गया तो वह कहीं भी नहीं पहुंच सका। धिक्कार है! मगरमच्छ इस आकर्षण शक्ति से बच ही नहीं पाया। जब उसे खींचा गया तो उसका शरीर अनिच्छा से ही पुनः आकार ले रहा था। यह प्रक्रिया वास्तव में बहुत छोटी थी। ईशान ने ओरोची का अंतिम कौशल सक्रिय करने के बाद मगरमच्छ को सीधे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। मगरमच्छ की भयभीत आंखों में मगरमच्छ की छाती इयान की हथेली से टकरा गई। फिर ईशान ने मगरमच्छ के शरीर में अपना हाथ डाला, लेकिन इससे उसे चोट नहीं पहुंची और जैसे ही उसने अपना हाथ डाला, सतह पर एक लहरदार पानी उभरा, लेकिन मगरमच्छ को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। हालांकि जब इयान का हाथ वापस लिया गया तो उसकी हथेली में नीली धुंधली रोशनी का एक गोला था। प्रकाश का यह गोला थोड़ा कांप रहा था, मानो धड़क रहा हो। क्या यही उसकी आत्मा है? ईशान ने आश्चर्य से अपने हाथ में उस हल्के पिंड को देखा। यह कितना जादुई लग रहा था। बिल्कुल सही। हालांकि ईशान अब कुछ अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वह आग हो, बिजली हो या अंतरिक्ष, लेकिन यह इयान की संज्ञानात्मक सीमा से ज्यादा नहीं है, इसलिए उसे लगता है कि यह सामान्य है। फिर भी यह तथाकथित आत्मा को देखने का उसका पहला मौका है। यह सिर्फ वह ही नहीं है, बल्कि अधिकांश लोगों ने कभी नहीं देखा कि आत्मा कैसी दिखती है। ईशान हैरान लग रहा था, जिससे मगरमच्छ डर गया। जैसे ही इयान का हाथ उसके शरीर में घुसा, उसे आश्चर्य हुआ कि उसे चोट क्यों नहीं लगी। नतीजतन जब ईशान ने अपना हाथ बाहर निकाला तो मगरमच्छ को लगा जैसे उसने कोई जरूरी चीज खो दी हो और अचानक उसे खालीपन और कमजोरी का गहरा एहसास हुआ। उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि यह प्रकाश समूह द्रव्यमान एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। तुमने मेरे साथ क्या किया? मगरमच्छ ने उसकी छाती को घूरा, ऊपर नीचे टटोला, लेकिन उसे कोई घाव नहीं मिला। उसके बाद जब ईशान ने मगरमच्छों की प्रतिक्रिया देखी तो उसे होश आया। उसने प्रकाश के गोले से अपनी नजर हटा ली और मगरमच्छ की ओर देखा। ईशान अच्छी तरह जानता है कि ओरोची का कार्ड इतनी ज्यादा नेन क्यों खाता है। इसकी वजह यह है कि उसके सभी कौशल उच्च स्तरीय क्षमताएं थीं, चाहे वह स्पेस शील्ड हो या सोल रिपर। लेकिन उनके विशेष प्रभाव के लिए बहुत ज्यादा नेन की जरूरत होती है, खासकर स्पेस शील्ड के लिए। इस ट्रिक की ताकत उतनी मजबूत नहीं है जितनी ईशान ने सोची थी। यह सिर्फ नेन सिमुलेशन के कारण ही नहीं, बल्कि ओरोचिस कार्ड के स्वाभाविक रूप से अपूर्ण होने के कारण भी है। जरा सोचिए, अगर ईशान अंतरिक्ष में व्यापक विनाश का कारण बन सकता है तो वह आसानी से एक देश को तबाह कर सकता है, न कि सिर्फ मगरमच्छ को घायल करके उसे खून उगलवाने जैसा आसान। इसलिए ओरोची के साधारण कौशल बहुत शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन इस कार्ड के बारे में वास्तव में जो बात मायने रखती है वह यह है कि इसने ईशान को एक विशेष क्षमता दी, वह है आत्मा विनाश। इयान के अनुसार इस दुनिया में सिर्फ दो ही लोग हैं जो आत्मा के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। एक है कंकाल ब्रुक, जिसके बारे में अनुमान है कि वह शैतानी त्रिकोण के कोहरे में भटक रहा है, और दूसरी है योंको बिगमॉन। अब ओरोचिस कार्ड की मदद से ईशान ने आत्मा की शक्ति पर हाथ रख दिया है। हालांकि फिलहाल यह सिर्फ अंतर्ग्रहण और विनाश के दायरे तक ही सीमित है। यह वाकई बड़ी बात है। अपनी जीवन शक्ति का टुकड़ा पकड़े हुए
ईशान ने मगरमच्छ को हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे शरीर से क्या छीना? मगरमच्छ ने ईशान की ओर देखा, दांत पीसते हुए कुछ नहीं बोला और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। नतीजा यह हुआ कि ईशान ने अपने हाथ में पकड़े हुए गोले को धीरे से ऊपर उछाला और फिर उसे पकड़ लिया। यह तुम्हारी आत्मा का एक टुकड़ा है, तुम्हारी जीवन शक्ति का एक बड़ा हिस्सा। अगर मैं इसे कुचल दूं तो क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है? यह सुनकर मगरमच्छ की आंखें चौड़ी हो गईं। मेरी आत्मा का एक टुकड़ा, मैं धिक्कार हूं। आखिरकार उसे समझ आ गया कि गोला शरीर से निकल जाने के बाद उसे कुछ महत्वपूर्ण खोने का एहसास क्यों हो रहा था। नहीं, यह नामुमकिन है। मगरमच्छ ने अविश्वास से कहा, तुम्हारे पास आत्मा से बातचीत करने की क्षमता कैसे हो सकती है? जहां तक मैं जानता हूं, इस दुनिया में इंसानी आत्माओं को नियंत्रित करने वाला एकमात्र व्यक्ति बिग मॉम ही है। मगरमच्छ ने कुछ साल पहले नई दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बिग मॉम्स की क्षमता के बारे में जानता था। इसलिए वह यह नहीं मानता कि ईशान में भी आत्माओं के साथ छेड़छाड़ करने की क्षमता है। दरअसल वह आधा सही है। ईशान सचमुच दूसरों की आत्माओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। कम से कम ईशान जीवन शक्ति को अवशोषित नहीं कर सकता या उसका इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए नहीं कर सकता। बिग मॉम्स सोल फ्रूट जीवित प्राणियों की आत्मा को अवशोषित कर सकता है और फिर उसे निर्जीव वस्तुओं में डालकर उन्हें व्यक्तित्व और गति करने की क्षमता प्रदान कर सकता है, जबकि ईशान उसे केवल नष्ट कर सकता है। क्या तुम जुआ खेलना चाहते हो? ईशान ने बिना सोचे समझे मगरमच्छ की तरफ मुस्कुराते हुए हल्की गेंद को कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया। जैसे ही मगरमच्छ चुनौती स्वीकार करेगा, वह तुरंत गेंद को कुचल देगा। मगरमच्छ चुप हो गया। वह ऐसी चीज के साथ जुआ कैसे खेल सकता है? ईशान के अनुसार यह उसकी आत्मा का 10% है, यानी उसके जीवनकाल के 10वें हिस्से के बराबर। अगर मगरमच्छ 80 साल तक जी सकता है, तो यह प्रकाश समूह उसके जीवनकाल के 8 साल का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए अगर ईशान अपने हाथ में मौजूद गोला फोड़ देता है, तो सर मगरमच्छ को इसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। दूर से ऋतु को बहुत झटका लगा। उसने अपने फल की शक्ति से ईशान की पीठ पर एक कान बनाया और दोनों के बीच की बातचीत सुनी। ईयान के हाथ में जो हल्का पिंड था, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह मगरमच्छ की आत्मा का अंश होगा। आखिर यह किस प्रकार की योग्यता है? तुम्हें क्या चाहिए? मगरमच्छ ने दांत पीसते हुए तीव्र अनिच्छा के साथ ईशान से पूछा। उसने पाया कि वह वास्तव में ईशान से निपट नहीं सकता। ईयान के अंतहीन कौशल ने उसकी लोगिया क्षमताओं को अभिभूत कर दिया है और अब उसकी आत्मा का एक हिस्सा ईशान के हाथों में है, इसलिए वह केवल ईशान के अधीन हो सकता है। हालांकि उसका सवाल सुनकर ईशान भी थोड़ा परेशान हुआ कि हाँ, वह मगरमच्छ के साथ क्या करना चाहता है। बस उसे मार ही डालूं? लगता है कुछ ठीक नहीं है। हालांकि उसने उसकी आत्मा का 10वां हिस्सा चुरा लिया है, फिर भी अगर वह इस हल्के पिंड को तोड़ भी दे, तो भी वह मगरमच्छ को नहीं मार पाएगा। ज्यादा से ज्यादा वह उसे एक बार फिर गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। मगरमच्छ की उम्र 40 के आसपास है और उसकी जीवन शक्ति का 10% भी उसकी यात्रा को समाप्त नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अब मगरमच्छ को मारने का क्या फायदा? मैं तो पहले से ही एक शिचिबुकाई हूं और मेरे पास उसकी जगह लेने वाला कोई उम्मीदवार नहीं है। इसके अलावा शिचिबुकाई आपस में दुश्मनी तो कर सकते हैं, लेकिन लड़ नहीं सकते। इसलिए अगर मैं खुद मगरमच्छ को मार दूं, तो मुझे डर है कि विश्व सरकार मेरा दर्जा रद्द करने का बहाना ढूंढ लेगी। स्पष्ट शब्दों में कहें तो मगरमच्छ को मारने का फिलहाल कोई मतलब नहीं है।
ईशान के सिर में दर्द था कि इस मामले से कैसे निपटें। उसे लगा कि मगरमच्छ को मजबूर करके निको ऋतु को ले जाना ज्यादा किफायती नहीं है। इसलिए सोचने के बाद ईशान बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी आत्मा को नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन तुम क्या मोलभाव करोगे, इसके बदले तुम क्या देने को तैयार हो? यह समस्या प्रश्न को मगरमच्छ के पास वापस फेंकने के बराबर है। अगर वह अपनी आत्मा वापस पाना चाहता है तो मगरमच्छ को कुछ ऐसा ही उपाय ढूंढना होगा। वह इस बात से अवगत था। उसने निको रॉबिन्स के स्थान पर एक नजर डाली और हिचकिचाया। ईशान ने जो लिया वह उसकी आत्मा का एक हिस्सा है। अगर मगरमच्छ इतना ही पागल होता तो उसे नजरअंदाज कर देता। इस मामले में उसे ईशान से कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन मगरमच्छ ने इस मामले में जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की। चूंकि ईशान उसकी आत्मा का एक टुकड़ा ले सकता था, तो कौन गारंटी दे सकता है कि वह और नहीं लेगा। तो यह सोचकर मगरमच्छ को कहना पड़ा, निको ऋतु, तुम उसे ले जा सकती हो। बस इतना ही काफी नहीं। ईशान ने सिर हिलाया। मगरमच्छ ने गहरी सांस ली और कहा, ओह, तो फिर मुझे एक जानकारी जोड़ने दो। तुम्हें क्या मिला? ईशान कुछ उलझन में था। मगरमच्छ हंसा। उसके चेहरे पर जो निशान था वह बहुत भयानक लग रहा था। उसने एक सिगार निकाला और उसे काटा। उसे जलाने के बाद उसने आत्मविश्वास से कहा, एक संदेश जो चारों ओर फैल रहा है और तुम्हें जरूर जानना चाहिए। बातें करते रहो। ईशान ने कुछ देर उसकी तरफ देखा और कहा, अगर मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है तो हम एक समझौते पर पहुंच गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हम्मा, आपके अलुबरना पहुंचने से कुछ दिन पहले मुझे अंडरग्राउंड वर्ल्ड से एक संदेश मिला। मगरमच्छ ने कहा, यह एक रोजगार आयोग है। अंडरग्राउंड वर्ल्ड से किसी ने बहुत बड़ी रकम का एक काम जारी किया है। मैं सुन रहा हूं। ईशान ने सिर हिलाया। सौंपी गई राशि 10 अरब बेरीज तक है। मगरमच्छ ने व्यंग्य किया, और मिशन का उद्देश्य एक द्वीप पर हमला करना है, और रिपोर्ट में लिखा है कि भाड़े के सैनिकों को द्वीप के सभी लोगों को मारना होगा। ईशान को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? समझ में नहीं आया। मगरमच्छ जोर से हंसा। उस द्वीप का नाम ट्रावोल्टा है। यही वह द्वीप है जहां तुम्हारा समुद्री डाकू समूह ड्रैगन हंटर्स रहता है। क्या? जब ईशान ने मगरमच्छ के आखिरी शब्द सुने तो उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। ट्रावोल्टा? मेरा अपना इलाका? कोई ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे करेगा? अचानक इयान का गुस्सा भड़क उठा। फिर तुरंत उसका दाहिना पैर बुसोशोकू काका से काला पड़ गया और उसने मगरमच्छ के चेहरे पर एक झटके में लात मार दी। मगरमच्छ, जो ईशान के पास था, अचानक से चौंक गया। उसे एक जोरदार लात लगी और वह दूर जा गिरा। लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद उसने अपने मुंह में लगा खून थूक दिया, फिर भी व्यंग्य किया और ईशान से कहा, अगर तुम अपना सारा गुस्सा मुझ पर भी निकाल दो तो भी कोई फायदा नहीं होगा। यह जानकारी सच है। ईशान ने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और मगरमच्छ से पूछा, आखिर क्या हो रहा है? मगरमच्छ ने ईशान को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और ईशान से पूछा, क्या यह खबर मेरी आत्मा के उस हिस्से को वापस करने लायक है? अगर तुम देर करते रहे तो सबसे पहले तुम्हें ही नुकसान होगा। ईशान ने जवाब दिया और हल्के पिंड को अपने हाथ में जकड़ लिया। अब इयान के गुस्से के संकेत देखने के बाद मगरमच्छ उसे और अधिक परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए उसे मामला ज्यों का त्यों बताना पड़ा। हालांकि क्रोकोडाइल द्वारा नियंत्रित बारोक वर्क्स वर्तमान में केवल अलाबस्ता देश में ही संचालित होता है,
लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह संगठन अभी भी भूमिगत दुनिया का हिस्सा है। इसलिए क्रोकोडाइल ने हमेशा अन्य ताकतों के साथ संपर्क बनाए रखा है। इसके अलावा डांस पाउडर एक ऐसा उत्पाद है जिसके निर्माण और उपयोग पर विश्व सरकार ने स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा रखा है। तो भूमिगत दुनिया की ताकतों की मदद के बिना क्रोकोडाइल ऐसी आपूर्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? इन चैनलों के माध्यम से मगरमच्छ को कुछ दिन पहले खबर मिली। अंडरग्राउंड वर्ल्ड अंधेरे पक्ष के अवैध संगठनों के लिए एक सामान्य शब्द है। यह किसी विशिष्ट विषय या उद्देश्य को संदर्भित नहीं करता। यह केवल समुद्री लुटेरों, चोरों और हत्यारों द्वारा ही नहीं बनाया गया है, बल्कि कुछ हथियार डीलरों, राष्ट्रीय स्तर के दिग्गजों और नौसैनिकों के भी इस संगठन में शामिल होने की संभावना है, जो संबंधों और हितों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। भूमिगत दुनिया में सबसे सक्रिय पात्र शायद दलाल होते हैं। ये लोग अंधेरे में सक्रिय रहते हैं, जरूरतमंद लोगों को मिलाने, लेन देन कराने, भाड़े के सैनिकों को बेचने